हेलो, मैं सौरभ माहेश्वरी बात कर रहा हूँ और कुछ समय के लिए मिस्टर केशव के बजाय अब मैं बोलूँगा। करवा चौथ का दिन है और मैं अपनी मंगेतर प्रेरणा से मिलने जा रहा हूँ। मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक एक ऑटो रिक्शा लेता हूँ। यह मालवीय नगर के बमुश्किल आधे घंटे की दूरी पर होगा। मैं अपने हाथों को लगातार मसल रहा हूँ ताकि वे ठंडे ना हो जाएं। निकल गए? प्रेरणा का मैसेज देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, ऑटो में हूँ, मैंने जवाब दिया। जल्दी आओ ना, मुझे भूख लग रही है। हाँ, मैंने कहा। भैया थोड़ा तेज़ चलाओ, मैंने ऑटो वाले से कहा। फिर मैंने अपने फ़ोन को देखा और मुस्कुरा दिया। मुझसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान दूसरा कौन होगा। मेरी मंगेतर मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है, जबकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई थी। वो कितनी स्वीट है ना। मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। प्रेरणा ने मैसेज किया, कुछ खा लो ना मेरी चिक्की। नहीं, आधे घंटे के बाद चांद निकलेगा, तब तक तुम भी आ जाओगे, मैं तभी व्रत तोड़ूंगी। आई लव यू, मैंने मैसेज किया। आई लव यू टू। और उसके तुरंत बाद एक और मैसेज आया, मेरे पास तुमसे शेयर करने के लिए कुछ खास है। क्या? आओ तो बताऊंगी, लेकिन है क्या? कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल लेकिन बहुत स्पेशल भी। मुझे अभी अभी मिला है। मैंने उसे वीडियो कॉल लगाया, उसने उठाया। वो अपने कमरे में थी। मैंने उसका सुपर क्यूट चेहरा देखा। उसने सिर हिला दिया। क्या? मैंने कहा, मुझे इस तरह मत देखो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे करवा चौथ क्लॉथ्स में आमने सामने देखो, तब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊँ। लेकिन तुम मुझसे क्या बातें करने वाली थी? बताऊँगी, जल्दी आओ ना। आई एम सो हंग्री, आई एम कमिंग, मैंने जवाब दिया। उसने फ़ोन रख दिया। जब ऑटो रिक्शा दिल्ली के ट्रैफिक से होकर गुजर रहा था, तब मुझे केशव की याद आई। तो मिस्टर केशव राज पुरोहित ने मुझे इस कहानी में अपना पहलू सामने रखने के लिए एक छोटी सी जगह देने की मेहरबानी की है। लेकिन इससे पहले वो आपको अपने एंगल से अपनी कहानी सुना चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो पहले ही आपका ब्रेन वॉश कर चुके होंगे। उन्होंने शायद आपको बतलाया होगा कि मैं एक ओवर सेंसिटिव रोतलू हूँ और एक भोंदूपति बनने जा रहा हूँ, या कि मैं ओवर रिएक्टेड किया था और मिस्टर ओ सो कूल केशव तो बस यूं ही थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी कर रहे थे और मुझे इस सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था। अरे हाँ, मुझे कोई शक नहीं कि उन्होंने आपको यह भी बताया होगा कि मैं साइबर सेफ से काम चोरी करता था और जेट डिटेक्टिव को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहा था। बढ़िया, फिर उन्हीं की बात मानते रहिए। लेकिन कुछ इतना ही हुआ था कि मुझे प्यार हो गया था, जिंदगी में पहली बार। प्रेरणा को मुस्कुराते देखकर ही मैं भीतर से पिघल जाता था, जैसे चॉकलेट लावा केक। जब प्रेरणा फ़ोन लगाती थी तो उसका एक एक शब्द ऐसा होता था जैसे कोई इंजेक्शन से मेरी रगों में खुशियाँ पहुँचा रहा हो। आप चाहें तो मुझे रोमांटिक फूल कह सकते हैं। केशव के विपरीत मेरी कभी कोई लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड नहीं रही, कोई शॉर्ट टर्म हुकअप भी नहीं हुए। क्या उसने आपको अपने टिंडर एडिक्शन के बारे में बताया? हाँ, यह एक एडिक्शन ही है। बीते 1 साल में वह 10 लड़कियों के साथ सो चुका है। उसे तो उन लड़कियों के सरनेम भी पता नहीं है और कुछ मामलों में तो नाम भी नहीं। आप उसे स्टड या चाहे जो कह लें, लेकिन मैं तो उसे एक बीमारी कहता हूँ। लेकिन वो जो चाहे करे, उसको यह समझना होगा कि मैं उससे अलग हूँ। मेरी तो एक और केवल एक ही प्रेरणा है और पूरे जीवन वही एक रहने वाली है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ मर्तबा काम से छुट्टी ली और उसके साथ घूमने गया और उसके काम में मदद की। मिस्टर केशव इससे अपसेट हो गए कि मैं इसे 100% अटेंशन नहीं दे रहा हूँ और बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठ गए। वो ये भी भूल गए कि चंदन क्लासेस वाले हमारे पिछले जॉब के दौरान जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे तो मैं किस तरह से काम में उसकी मदद करता था। मैं उनके लिए न केवल अच्छे बहाने बनाता था बल्कि उनके असाइनमेंट्स भी फिनिश करता था। साइबर सेफ में भी उसकी एक टेंडर मैच थी जो केवल दोपहर में उससे मिल सकती थी। तो जनाब ऑफिस से उठकर चल दिए और मैंने उसका फैलाया रायता साफ किया। मैंने जेकब से बोला था कि उसकी कोई फैमिली इमरजेंसी है, लेकिन जब उसकी बारी आई तो मिस्टर सिक्स पैक मेरी रिलेशनशिप के बारे में उलूल जुलूल बकने लगे। और फिर एक दिन जब प्रेरणा घर पर थी तो उसने सभी हदें पार कर दी। आप जानना चाहते हैं क्या हुआ था? तुम रुक क्यों गए? मैंने ड्राइवर से कहा। मुझे महसूस हुआ कि 5 मिनट से हम एक जगह से हिले भी नहीं थे।
IIT सिग्नल, यहाँ बहुत समय लगता है, उसने कहा। मैंने देखा 7:24 हो रहे थे। गूगल के मुताबिक चांद 7:46 पर दिखने वाला था। मेरे पास अभी कुछ समय था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि भूखी प्यासी प्रेरणा को 1 मिनट भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। मुझे किसी भी हालत में चांद से पहले वहाँ पहुँचना ही था, लेकिन जाहिर है चांद को दिल्ली के ट्रैफिक से नहीं जूझना था। कहाँ तक पहुँचे? प्रेरणा ने मैसेज किया। 20 मिनट की दूरी पर हूँ। IIT सिग्नल पर फंसा हुआ हूँ। कूल, तुम अपना पूरा समय लो। मैं इधर कोशिश करूँगी कि बेहोश होकर गिर ना जाऊँ। तुम्हें भूख लग रही है ना मेरी गुलाब जामुन? मैं छत पर हूँ, पूरी तरह से तैयार, और तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। चांद निकला? अभी तक तो दिखा नहीं। मैं बस अभी आया, मैंने कहा। सिग्नल तीसरी बार ग्रीन हुआ और इस बार मेरा ऑटो क्रॉस करने में कामयाब हुआ। मैंने अपनी जेब टटोली। उसमें सोने का हार था जो मैंने प्रेरणा के लिए लिया था। 15 मिनट बाद ऑटो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की खामोश लेन्स में प्रवेश कर चुका था। उसने मेट्रो स्टेशन पार किया और फिर ए ब्लॉक पहुंचा। प्रेरणा 400 स्क्वायर यार्ड की एक कोठी में रहती है। उसका घर पॉश बंगलों के एक लेन में मौजूद है। इन कोठियों के पीछे एक पतली गली भी निकलती है, जिससे उनमें प्रवेश करने के लिए पीछे का एक रास्ता भी बनता है। इस समय फ्रंट डोर से घुसने का मतलब था पूरे मल्होत्रा खानदान से मिलना। प्रेरणा और मैं, हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि शादी से पहले ही करवा चौथ का व्रत करने के लिए हम लव बर्ड्स का मजाक उड़ाया जाए। हमने पहले ही तय कर लिया था कि वह मेरे लिए बैक डोर खुला रखेगी। हाँ, बस यही। बैक लेन में पहुंचते ही मैंने ड्राइवर से कहा, मेन एंट्रेंस आगे से है। उसने खुले पैसे ढूंढते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने कहा और बाहर निकल आया। स्लेटी शाम और ठंडी हवा के चलते गली सामान्य से ज़्यादा अधिक अंधियारी लग रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। चांद अभी तक नहीं निकला था, या कम से कम जहाँ पर मैं था वहाँ से तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीमे से बैक डोर खोला और भीतर से लगा दिया। फिर मैं ग्राउंड फ्लोर से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, जहाँ मल्होत्रा परिवार का मुख्य बैठक खाना था। बीच वाली मंजिल पर रसोई घर था। वहाँ से गुजरते समय मुझे प्रेशर कुकर की सीटी सुनाई दी और महक से मैंने पहचान लिया कि राजमा पकाया जा रहा था। शायद मल्होत्रा परिवार करवा चौथ के बाद वाले उत्सव की तैयारी कर रहा था। पहली मंजिल पर पहुंचकर मैंने अपनी सांसें थाम ली। मांझी यानी प्रेरणा की दादी यहीं पर अंजलि के साथ रहती थी। अंजलि प्रेरणा की कज़न थी जो अमेरिका से आई थी। प्रेरणा की आंटी बिंदु भी इसी मंजिल पर रहती थी। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी और अपने चश्मे, घुंघराले बालों और भारी भरकम काया के कारण किसी डरावनी हेडमिस्ट्रेस जैसी दिखाई देती थी। कुछ पल ठहरने के बाद मैं दूसरी मंजिल चढ़ने लगा। इस फ्लोर पर प्रेरणा अपने पेरेंट्स रमेश और नीलम मल्होत्रा और 14 साल के अपने भाई अजय के साथ रहती थी। तीसरी मंजिल चढ़ते समय मैं हाँफने लगा। प्रेरणा के काका जी आदित्य इस फ्लोर पर रहते थे। वे अकेले ही रहते थे और यहाँ उनका म्यूज़िक स्टूडियो था। इस फ्लोर से गुजरते समय मुझे म्यूज़िक बजता सुनाई दिया। इसके बाद मैंने आखिरी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा जो सीधे छत पर जाती थी। मैं पसीने से लथपथ हो गया था, लेकिन मैं अपने साथ कोलोन लाया था। मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया और छत के पहले से खुले दरवाजे को धकेल दिया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी का यह गाना गाने लगा। इसी फिल्म में छत पर करवा चौथ का एक क्लासिक सीन था। आसमान का रंग गहरा काला हो चुका था। हल्का सा कोहरा छाया हुआ था, जिसके कारण न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के घरों की बत्तियां टिमटिमाती हुई सी लग रही थी। गाना गाते गाते ही मैंने आसमान की तरफ देखा और मुझे वह दिखाई दिया, चौथ का चांद। आज की रात दिल्ली की सारी शादीशुदा औरतें अपने पतियों के साथ इसे देखने छत पर आई होंगी। मैं अभी तो पति नहीं था, लेकिन 3 महीने बाद बनने वाला था। लेने तुझे उगोरी, मैं गाना गाता रहा और मैंने आसपास देखा। कहीं तो मुझे ट्रेडिशनल कपड़े पहने, हाथ में छलनी लिए, शर्मीली मुस्कान वाली प्रेरणा दिखाई दे। प्रेरणा अक्सर ऐसे मौक़ों पर शर्मा जाया करती थी, जबकि मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा होता हूँ। प्रेरणा बेबू, मैं आ गया हूँ, अब तुम खाना खा सकती हो, मैंने कहा और हंस दिया। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। टेरेस के दरवाजे के पास एक स्विच था। मैंने उसे दबाकर बत्ती जला दी। छत पर पीली रोशनी फैल गई। पूरे टेरेस पर प्रेरणा कहीं नहीं थी। जलेबी, तुम कहाँ हो? मैंने ऊंची आवाज़ में कहा। टेरेस के एक कोने से लाल सुनहरे रंग का दुपट्टा नीचे पड़ा था।
मैंने उसे उठा लिया। हवा चली और उसका मलमली एहसास मेरे चेहरे को छू गया। मैंने उसे अपने चेहरे से हटाया और एक बार फिर से छत पर गौर से देखा। मुझसे 3 फीट तक की दूरी पर एक छलनी पड़ी थी। मैंने उसे उठा लिया और अपने हाथों में कुछ उलट पुलट कर देखा। फिर मैंने उससे चांद को निहारा जैसा कि प्रेरणा करने वाली थी। क्या वह नीचे चली गई है? मैंने फ़ोन निकाला और उसका नंबर लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। घर के सामने मेन रोड पर हॉर्न गूंज रहे थे, शायद ट्रैफिक जाम हो गया था। मैंने टेरेस से झांक कर देखा, दोनों तरफ का ट्रैफिक थम गया था। प्रेरणा के घर के ठीक सामने भीड़ लगी थी। मैंने देखने की कोशिश की कि मामला क्या है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने फिर प्रेरणा का नंबर मिलाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज लिखा, तुम कहाँ हो बेबू? मैं छत पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने मैसेज नहीं पढ़ा। व्हाट्सएप पर केवल एक टिक दिखाई दे रही थी। मैसेज डिलीवर तक नहीं हुआ था। तुम्हें भूख नहीं लग रही? आओ कुछ खा लो। मैंने एक और मैसेज भेजा। यह मैसेज भी डिलीवर नहीं हुआ। नीचे हो रहा शोर बढ़ गया। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। कुछ हुआ था और प्रेरणा भी वह देखने के लिए नीचे चली गई थी शायद। मैंने छत के दरवाजे की ओर बढ़ा, सीढ़ियां उतरने लगा। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही प्रेरणा के पिता रमेश और 2 लोग टेरेस की ओर आते दिखाई दिए। मैंने उन्हें पहचान लिया। वो गुप्ता और अरोड़ा थे और मल्होत्रा परिवार के पड़ोस में रहते थे। हेलो अंकल। रमेश अंकल के कुछ कहने से पहले ही मैंने कहा, सौरभ तुम यहाँ उसके साथ थे? प्रेरणा के साथ? मैंने तो उसी से मिलने आया था। वो कहाँ है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ में जो दुपट्टा था उन्होंने उसे हल्के से छुआ। अंकल मैं ऊपर गया तो मुझे यह मिला। गुप्ता ने मेरे दूसरे हाथ से छलनी ले ली और उसे रमेश अंकल और अरोड़ा को दिखाया। मल्होत्रा जी, बेहतर होगा अगर आप इस लड़के को यहाँ से जाने ना दें। कहीं नहीं जाने दें, मैं आश्चर्य से कहा। फिर मैंने रमेश अंकल से कहा, अंकल हुआ क्या है? मेरी अभी प्रेरणा से बात हुई थी, लेकिन वे चुपचाप सीढ़ियाँ उतरते रहे। गुप्ता जी ने मेरी कोहनी कसकर पकड़ ली। अंकल आप मेरी बाह को इतनी शक्ति से क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने गुप्ता से कहा। हम ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रहे थे। बैठक और मुख्य दरवाजे से होते हुए हम बाहर निकले। वहां अब भी भीड़ जमा थी। ट्रैफिक जाम था। कुछ कारें जाम से बचने के लिए यू टर्न ले रही थी। प्रेरणा के परिवार के कई लोग वहां खड़े थे। सौरभ, प्रेरणा की मां नीलम आंटी ने सबसे पहले मुझे देखा। उनके चेहरे पर सदमे के भाव थे। ऐसा लगा जैसे वो मेरा नाम तो जानती थी, लेकिन मुझे पहचान नहीं पा रही थी। और तब जाकर मैंने प्रेरणा को देखा। वह सड़क पर मुंह के बल पड़ी थी। उसने लाल सुनहरा लहंगा पहन रखा था, जो उसके उस दुपट्टे से मैच खाता था जो अभी कुछ मिनट पहले तक मेरे हाथ में था। उसके बाल उसकी पीठ और चेहरे की तरफ फैले हुए थे। अंधेरा होने के बावजूद मैंने देखा कि उसके सिर के पास खून जमा हो गया था। उसके आसपास लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। प्रेरणा, मैंने उसकी तरफ दौड़ते हुए कहा। रुक जाओ, रमेश अंकल ने कहा और मेरी कलाई पकड़ ली। अंकल क्या उसे चोट लगी है? उन्होंने सिर हिलाया। क्या? मैंने कहा। वो अब इस दुनिया में नहीं। रमेश अंकल ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने दूसरे लोगों की ओर देखा। आदित्य और अजय काठ की तरह चुपचाप खड़े थे। उनके पास से नीलम खड़ी सुबक रही थी। उन्होंने बिंदु का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन बिंदु की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरी अभी अभी उससे बात हुई थी। मैंने इतने जोर से चिल्लाया कि सभी चौंक उठे। आदित्य आए और मेरे कंधे पर अपनी मजबूत बाहें रख दी। उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया। आदित्य चाचू, आखिर हुआ क्या? वो नीचे गिर गई, आदित्य ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने अपने आप को आदित्य की पकड़ से छुड़ाया और प्रेरणा के पास दौड़ते हुए गया। मैंने अपने घुटनों पर बैठ गया, उसके बालों को सहलाने लगा। प्रेरणा, मैं आ गया हूँ, अब तो कुछ खा लो, मैंने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा। रमेश अंकल और गुप्ता मेरे पास आए और मेरा कंधा थपथपाया। पुलिस आ रही है, गुप्ता ने कहा। बेहतर होगा कि बॉडी को डिस्टर्ब ना किया जाए। पुलिस? बॉडी? क्या? मैंने कहा। हमें तो इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। सौरभ उठ जाओ, रमेश अंकल ने धीमे लेकिन सख्त आवाज में कहा। दोनों ने मुझे पकड़कर उठाया, कुछ कदम पीछे ले गए। गुप्ता ने मेरी निगरानी करने की जिम्मेदारी खुद ही ले ली थी। उन्होंने मेरा दायां हाथ ऐसे पकड़ा जैसे मैं कहीं भाग ना जाऊं। नीलम और बिंदु अब जोर से रोने लगे। कुछ बुजुर्ग औरतें आई, उन्हें चुप कराने लगी। मैंने देखा कि रमेश जी आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अजय ने आदित्य के सीने पर अपना चेहरा छुपा लिया था।
परिवार की यह हालत देखकर आस पड़ोस के लोग बातें करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। चलो उसे एक तरफ कर दें, अरोड़ा ने कहा। नहीं, हमें पुलिस के आने तक रुकना चाहिए, गुप्ता ने कहा। मैं जैसे सुन्न हो गया था। यह नहीं हो सकता था। शायद मैं एक बुरा सपना देख रहा था। शायद मैं अभी उठ जाऊंगा और सीधे प्रेरणा से मिलने के लिए दौड़ूंगा और हम छत पर चांद देखते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। प्रेरणा के सिर से निकला खून अब मेरे पैरों तक पहुंच रहा था। अंधेरे में उसकी धीमी गति को मैं घूर कर देखता रहा। फिर मैंने प्रेरणा की ओर देखा, इस बार ध्यान से। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और यह उसने खास तौर पर करवा चौथ के लिए लगाई थी। मेरा सिर चकराने लगा। मुझे अपने आसपास चीज़ें होती दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं उनका मतलब नहीं समझ पा रहा था। मुझे सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस आ गई थी। मैंने देखा कि पुलिस वाले प्रेरणा के पिता से बात कर रहे थे। एक ने अलग अलग एंगल से लाश की तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। घर और छत की तस्वीरें भी ली गई। क्या अब हम बॉडी को एक तरफ कर दें, अरोड़ा ने कहा। वो कॉलोनी के प्रेसिडेंट थे और चाहते थे कि भीड़ तितर बितर हो जाए और ट्रैफिक खुल जाए। चलो उसे उठाते हैं, किसी ने कहा। किसी रोबोट की तरह मैं भी आगे बढ़कर उन 6 लोगों में शामिल हो गया जो प्रेरणा के शरीर को उठा रहे थे। नहीं, यहाँ नहीं, इसे घर में ले जाओ, एक कांस्टेबल ने कहा। लाश को घर में ले जाया गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसे रखना कहाँ है। कुछ चर्चा के बाद उसे बैठक में ले जाया गया, लेकिन यहाँ भी लाश को कहाँ रखा जाए इसका फैसला कोई नहीं कर पाया। आखिर बैठक जिंदा लोगों के लिए होता है जो कहीं भी बैठ सकते हैं, सोफे पर, आराम कुर्सी में या डाइनिंग चेयर पर, कहीं भी। लेकिन एक लाश को कहाँ रखा जाए? किसी ने कहा कि इसे कारपेट पर लेटा दिया जाए। लाश से अभी तक खून बह रहा था और उसे हम जहाँ भी ले जाते वहाँ खून की लकीर बन जाती थी। यह बहुत ही बुरा सपना है, मैंने खुद से कहा, जबकि मेरी आंखें खून की लकीर को देख रही थी। अखबार बिछाओ, एक पड़ोसी ने आइडिया दिया। इसके बाद पुराने अखबारों की अनेक तहें कारपेट पर बिछा दी गई। दिल्ली टाइम्स के पन्नों पर, जहां वरुण धवन और आलिया भट्ट का इंटरव्यू छपा था, हमने प्रेरणा की लाश को पीठ के बल लेटाया। अब मैं उसका खून से लथपथ चेहरा देख सकता था। उसकी नाक, गाल और एक आंख बुरी तरह जख्मी हुए थे। अगर वह जीवित रहती तो इन्हें ठीक होने में बहुत समय लगता। एक पुलिस वाले ने कहा कि हम साइड में हो जाएं। उसे क्या हुआ, मैंने पुलिस वाले से पूछा। छत से गिर गई है, और क्या होगा? उसका सिर फट गया होगा, पुलिस वाले ने कहा। उसने प्रेरणा के हाथों और पैरों को एक सम्मानजनक सीधे मुद्रा में ठीक कर दिया। लाशें बहुत सलीके से नहीं लेटी होती हैं, उन्हें ठीक करना होता है। पुलिस वाला अपना काम इतने इत्मीनान से करता रहा जैसे किसी अलमारी में कपड़े जमा रहा हो। अभी 20 मिनट पहले ही तो उससे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा। कांस्टेबल ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। जिंदगी खत्म होने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, उसने कहा। मैंने फिर से प्रेरणा का चेहरा देखा। खून, मिट्टी और घावों के कारण वह बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बंद मुट्ठी पर हाथ रख दिया। उसे छुओ नहीं, हमें सबूत जुटाना है, कांस्टेबल ने कहा। वो मेरी मंगेतर थी, मैंने कहा। मेरी आवाज़ थरथरा गई। आई एम सॉरी, कांस्टेबल ने कहा। उसने प्रेरणा का चेहरा एक कागज़ से छुपा दिया। कुछ और बेहतर चीज़ से चेहरा ढको, गुप्ता ने कहा। चंद मिनटों के बाद कोई एक सफ़ेद चादर ले आया। चादर में उसका पूरा शरीर ढक गया, चेहरे समेत। अब मैं उसे नहीं देख सकता था, और तब जाकर मुझको एक बात का एहसास हुआ कि प्रेरणा अब नहीं है। अब वह कभी लौटकर नहीं आएगी। वह छत से गिर गई। वह छत पर मेरे लिए गई थी। मैं रोने लगा। कुछ पड़ोसी मुझे चुप कराने आगे बढ़े, लेकिन मैं काबू से बाहर होता जा रहा था। तभी एक सीनियर पुलिस अधिकारी मेरी तरफ बढ़ा। छत पर तुम ही थे, उसने ठोस ठंडी आवाज़ में कहा। अभी अभी जो ट्रेजेडी हुई थी उससे उसको कोई सरोकार नहीं था। अचानक पूछे गए इस सवाल से मैं चौंक गया। मैंने रोना बंद कर दिया, लेकिन कोई जवाब भी नहीं दिया। 3 और पुलिस वाले कमरे में चले आए थे। पड़ोसी एक एक कर जाने लगे थे। जो रह गए थे वो प्रेरणा के परिवार वालों से बातें कर रहे थे और उन्हें दिलासा दे रहे थे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा। जी, मैंने कहा। तुम छत पर क्या करने गए थे, उसने पूछा। मैंने उससे सीने पर लगी नेम प्लेट पढ़ी, विजेंद्र सिंह। उसके कंधे पर जो पट्टी थी उससे पता चलता था कि वह एक इंस्पेक्टर है। मैं उससे मिलने गया था, मैंने कहा। तो तुम उससे मिले? नहीं,
मुझे वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी वह। तुम घर में किसी और से मिले थे? मैं अब असहज होने लगा। मुझे उसकी तशरीफ़ अच्छी नहीं लग रही थी। मेरी खुद की एक डिटेक्टिव एजेंसी थी और मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वह किस तरफ जा रहा है। मुझे यह भी मालूम था कि जब मामला पुलिस वालों का हो तो हमें कम से कम बोलना चाहिए। नहीं, मैंने कहा। क्यों? मैं पीछे के दरवाजे से आया था और सीधे छत पर चला गया था। छत पर क्यों? मैंने गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। सभी मातम मनाने या दिलासा देने में व्यस्त लग रहे थे। सर, आज करवा चौथ है और हमने ऊपर मिलने का प्लान बनाया था। वह मुझे और चांद को देखकर वर्ड तोड़ने वाली थी। इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। करवा चौथ? जी सर, आज करवा चौथ है। इस दिन शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। मुझे मालूम है करवा चौथ क्या होता है, लेकिन तुम तो उसके पति नहीं हो। विक्टिम शादीशुदा नहीं थी। उसका नाम विक्टिम नहीं, प्रेरणा है और मैं उससे दिलो जान से प्यार करता हूँ। मैं कहना चाहता था 3 महीने बाद हमारी शादी होने वाली थी। उसने मेरी खातिर व्रत रखा था। मैंने कहा इंस्पेक्टर ने ऐसे कहा जैसे उसे इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ हो। मैंने उसे पूरा वाक़या सुनाया। मैंने उसे बताया कि मैंने कैसे ऑटो रिक्शा लिया, उससे बातें की और यहाँ छत पर चला आया, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। इसके बाद अंकल आए और मुझे नीचे ले गए। बस इतना ही। मैंने कहा, यह तुम्हारा वर्सन है। इंस्पेक्टर ने कहा, यही हुआ है। मैंने कहा। उसने फिर किया। फिर वो रमेश अंकल की तरफ गया और उनसे कुछ सवाल करने लगा। कमरे में कई लोग थे जिनमें से बहुतेरे मेरे रिलेटिव बनने जा रहे थे। इसके बावजूद मुझे लगा जैसे मैं अकेला हूँ। बाहर एक कार का हॉर्न बजा। आदित्य बाहर गए। कार में कौन आया है यह देखकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। एक सफ़ेद कैब भीतर आई। उसमें से अंजलि बाहर निकली। उसके साथ उसका बैकपैक था जो उसके दुबले पतले शरीर की तुलना में बहुत भारी भरकम लग रहा था। हाय आदि मामू, क्या हो रहा है? उसने अमेरिकन लहजे में चहकते हुए कहा। आदित्य ने गंभीरता से सिर हिला दिया। क्या बात है? अंजलि ने कहा। फिर उसने आसपास देखा। कुछ तो गड़बड़ थी। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों बैठक में चले गए। अंजलि ने फर्श पर बॉडी देखी जो सफ़ेद चादर में लिपटी थी। जाहिर है कोई मर गया था। क्या हुआ? क्या माँ जी? हमारा सब कुछ चला गया। प्रेरणा चली गई, रमेश अंकल ने रूंधे गले से कहा। अंजलि बॉडी की तरफ गई। चादर हटाकर उसने चेहरा देखा। वहाँ उसकी कजिन की लाश थी। प्रेरणा दीदी, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। आदित्य उसे दूसरी तरफ ले गए। लेकिन वो तो एकदम ठीक थी, अंजलि ने कहा। अब उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। अजय, जो अभी तक जाने कहाँ खोया था, अंजलि के पास गया। दोनों ने एक दूसरे को हक किया और रोने लगे। जब चीज़ें थोड़ी शांत हो जाए तब हम परिवार के सभी सदस्यों से एक एक करके बातें करना चाहेंगे, इंस्पेक्टर ने रमेश अंकल से कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और इससे भी, इंस्पेक्टर ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। रमेश अंकल ने मेरी तरफ खाली नज़रों से देखा और सिर हिला दिया। हम बाहर कुछ देर रुकेंगे। जाने से पहले एक बार फिर आपसे बात करेंगे, इंस्पेक्टर ने रमेश अंकल से कहा। सभी पुलिस वाले बाहर चले गए। मैं दीवार से टिककर खड़ा हो गया और प्रेरणा को एकटक देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? क्या मुझे जाने दिया जाएगा? लेकिन क्या मेरा यहाँ रुकना भी सही होगा? मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी। तब मुझे दुनिया के इकलौते ऐसे आदमी की याद आई जो इस घड़ी में मेरी मदद कर सकता था। मैंने फ़ोन निकाल लिया।